नमस्कार, पब्लिक इंटरेस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं जगविंदर पटियाल। आज प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में इस टर्म का अपना आखिरी भाषण दिया। कांग्रेस पर गिनकर वार किए, जयंत पर अखिलेश वेट एंड वॉच के मूड में है। चुनाव से पहले सियासत अपने काम पर है, लेकिन देश की जनता जाम में फंसी है। आपके कितने दिन, देश का कितना पैसा जाम की भेंट चढ़ रहा है, कॉलिंग कार्ड में सबसे ताजा रिपोर्ट दिखाएंगे। बताना तो आज आपको यह भी है कि हरदा ब्लास्ट में 11 मौतों का जिम्मेदार कौन है। मध्य प्रदेश में हरदा जैसी कितनी पटाखा फैक्ट्रियां चल रही हैं। हमारे रिपोर्टर्स ने ग्राउंड पर जाकर एक्सक्लूसिव जांच रिपोर्ट भेजी है। सॉलिड इन्वेस्टिगेशन में बारूद लोग की पड़ताल करेगी। 13 फरवरी को पंजाब के किसान संगठन फिर दिल्ली कूच करने वाले हैं। इसीलिए हरियाणा सरकार ने उनकी एंट्री रोकने का इंतजाम शुरू कर दिया है। सड़कों पर बैरिकेडिंग और निगरानी के लिए मोर्चे तय किए जा रहे हैं। कौन कौन से रास्ते बंद किए जाएंगे, पब्लिक को आंदोलन की परेशानी से कैसे बचाना है, इसके क्या इंतजाम है, फैक्ट फाइंडिंग में यही पता लगाएंगे। आज मुंबई में अजीबोगरीब खबर सामने आई। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के वॉशरूम से टोंटियां चोरी हो गई। सरकार जनता की सुविधा के लिए नल लगाती है, लेकिन कुछ लोग इसी में पलीता लगा रहे हैं। नल किसने गायब कर दिए, कौन है इसका जिम्मेदार? सोशल प्लेटफॉर्म में आज जनता को जागरूक बनाना है। आजकल माहौल चुनावी है। उत्तर से दक्षिण तक सियासत हावी है, लेकिन पटियाल का आपसे वादा है, चुनावी शोर में गुम होती आपकी तकलीफों को पब्लिक इंटरेस्ट में दिखाना है और दिखाते रहेंगे। पहले सियासत के अपडेट तस्वीरों के माध्यम से आपको दे देते हैं। बीजेपी ने साउथ में अपना किला मजबूत करने और कांग्रेस की सीटों में सेन लगाने का फॉर्मूला निकाल लिया है। तमिलनाडु के 15 पूर्व विधायक और एक पूर्व सांसद समेत कई नेता आज बीजेपी में शामिल हो गए। पार्टी को उम्मीद है कि इन नेताओं की बदौलत तमिलनाडु की 39 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन को टक्कर देंगे। आज बात तो जयंत चौधरी ने भी पादा बदलने जैसी ही कर दी है। 2022 में जयंत ने कहा था कि बीजेपी बुला रही है, लेकिन चवन्नी नहीं है जो पलट जाऊं। जब उनका बयान आज वायरल हुआ तो उसकी लोग वजह तलाशने लगे, क्योंकि कयास ये लग रहे हैं कि वो अखिलेश का साथ छोड़कर एनडीए में जाने वाले हैं। बस सीट शेयरिंग की औपचारिकता बाकी बची है। बिहार में गठबंधन सरकार बनाने के बाद नीतीश कुमार आखिरकार दिल्ली दरबार में पहुंच ही गए। उनका सपना था दिल्ली में पीएम हाउस जाने का, आज वो पूरा हो गया। प्रधानमंत्री मोदी से मिले नीतीश और कहा कि अब पलटी नहीं मारूंगा। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू एनडीए के साथ आने को बेकरार हैं। दिल्ली आ भी चुके हैं। अमित शाह और जेपी नड्डा से बातचीत करेंगे। सियासत तो ईडी की कार्रवाई पर भी हो रही है। केजरीवाल और ममता की पार्टी से बदले की भावना से की गई कार्रवाई बता रही है, लेकिन इस बीच ईडी समन मामले में अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने कहा है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के समन पर बार बार आपको बुलाया जा रहा है, आप पेश क्यों नहीं हो रहे? केजरीवाल को 17 फरवरी को अदालत में बुलाया गया है। कोई अपनी सीट बढ़ाने के चक्कर में है तो कोई सियासत बचाने के। कुछ नेता ऐसे भी हैं जो जनता के बीच सहानुभूति हासिल करना चाहते हैं, ताकि वोट पर कोई फर्क ना पड़े। आज नहीं तो कल नेताओं की सीटों वाला जाम खुल जाएगा, लेकिन जनता को जाम से मुक्ति कैसे मिलेगी? यह सवाल इसलिए है क्योंकि आज ट्रैफिक जाम में फंसते इंसान को लेकर नई रिपोर्ट जारी हुई है। नीदरलैंड की एक संस्था है टॉमटॉम। इसने दुनिया के 55 देशों में 357 शहरों की ट्रैफिक पर साइंटिफिक डेटा तैयार किया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 2 शहर बेंगलुरु और पुणे दुनिया के उन टॉप 10 शहरों में शामिल हो गए हैं जहां सबसे ज्यादा ट्रैफिक है। लंदन पहले नंबर पर है। और भारत के बारे में एजेंसी की रिपोर्ट क्या कहती है, अब ये सुन लीजिए। 2023 में बेंगलुरु में सबसे ज्यादा जाम लगा। बेंगलुरु देश की सबसे कंजेस्टेड सिटी है।
स्टडी यह भी बताती है कि बेंगलुरु के लोगों ने रश आवर्स में एक साल में करीब 11 दिन ड्राइविंग में ही बिता दिए। इसमें भी साल भर में 132 घंटे यानी औसतन 5 दिन से ज्यादा सिर्फ लोग जाम में ही फंसे रहे। रोज 10 किलोमीटर ड्राइव करने के लिए आपके 28 मिनट खर्च होते हैं। स्पीड रहती है 17 किलोमीटर प्रति घंटा। इतने ट्रैफिक में पॉल्यूशन भी होगा। पता यह भी चला है कि एक साल भीड़भाड़ में ड्राइव करने से बेंगलुरु में 984 किलोग्राम CO2 उत्सर्जित हुआ। बेंगलोर के बाद पुणे वाले भी देख लीजिए क्या हाल है उनके शहर का। जाम ने उनका क्या हाल कर रखा है। और फिर मैं ये आपको कह रहा हूं कि ये खबर, ये डेटा शायद ही कहीं और आपको मिलेगा, मगर हमारा तो काम ही यही है। जहां पब्लिक इंटरेस्ट है वहां पटियाल की रिपोर्ट है। अब ध्यान से सुनते जाइए। पुणे में एक साल में रश आवर्स के दौरान लोगों ने 256 यानी करीब 11 दिन ड्राइविंग की। इसमें से 128 घंटे मतलब उनके 5 दिन 8 घंटे जाम में बीते। पूरी तरह इतना समय बेकार हो गया। रोजाना 10 किलोमीटर जाने के लिए 27 मिनट 50 सेकंड का समय लगता है। एवरेज स्पीड क्या रहती है उनकी, पुणे वालों की 19 किलोमीटर प्रति घंटा। और पीक आवर्स में गाड़ी चलाने में पुणे में पॉल्यूशन कितना हुआ, 1007 किलोग्राम। ये पॉल्यूशन की बात है। जो मेट्रो सिटीज पॉल्यूशन वाले इंडेक्स से आगे हैं उनमें मुंबई दिल्ली का नाम जरूर रहता है, इस बार भी है, लेकिन पुणे और बेंगलुरु के बाद। अब मुंबई वाले अपने काम की बात सुन लीजिए, देख लीजिए टॉम टॉम की रिपोर्ट आपके शहर के बारे में क्या कह रही है। जिस शहर की हवा में पैसा है, जो कभी सोता नहीं, वहां लोगों ने यानी मुंबई वासियों ने मोटे तौर पर एक साल में 256 घंटे ऑफिस आवर्स में ड्राइव किया। जाम में फंसने का हिसाब लगाया तो पता चला यहां साल भर में लोग 4 दिन जाम में फंसे रहे, लेकिन 4 दिन ट्रैफिक में बेकार हो गए उनके। मुंबई में एक रोड बने हैं, कई नए ब्रिज बन रहे हैं, समंदर के ऊपर भी रास्ते बन रहे हैं। इसकी खबर भी मैंने आपको दिखाई थी पब्लिक इंटरेस्ट में। लेकिन अब भी 10 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए यहां 21 मिनट 20 सेकंड लग जाते हैं। और एवरेज स्पीड कितनी रहती है मुंबई वालों की, 23 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल तो यह भी है कि आपकी गाड़ी पीक आवर्स में चली, जाम में फंसी तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी निकली। रिपोर्ट में लिखा है 1004 किलोग्राम। देखिए कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकला। देश का दिल दिल्ली, अब उसकी बात कर लेते हैं। तो यहां ऑफिस टाइम में लोगों ने 8 दिन गाड़ी चलाने में गुजार दिए और जाम में कितना वक्त गंवा रहे हैं दिल्ली वाले, 81 घंटे। 81 घंटे कम नहीं होते, मतलब 3 अगर हम देखें तो दिन और 9 घंटे उन्होंने अपने इसी तरह से बर्बाद कर दिए। पुणे बेंगलुरु जैसे शहरों के मुकाबले दिल्ली में 10 किलोमीटर जाने के लिए करीब 22 मिनट का वक्त लगता है, 24 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। उससे ज्यादा स्पीड नहीं हो पाती है। अच्छी बात यह भी है कि पीक आवर्स में ड्राइविंग के दौरान दिल्ली में मुंबई, पुणे और बेंगलुरु से कम पॉल्यूशन हुआ। दिल्ली में साल भर में CO2 का उत्सर्जन रहा 886 किलोग्राम। इस जहरीली हवा को एब्जॉर्ब करने के लिए करीब 90 पेड़ लगाने की जरूरत है। उसके बिना काम नहीं चलेगा, प्रदूषण कम नहीं होगा। एक 140 करोड़ लोगों का देश है। 3.5 करोड़ तो कारें, टैक्सी और जीप ही हैं। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की रिपोर्ट क्या कहती है? कहती है औसतन सड़क पर ड्राइव करने वालों के 2 दिन जाम में ही खत्म हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि जाम में फंसने से आपका और देश का आर्थिक नुकसान कितना होता है। बेंगलुरु का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर आप ड्राइव करके ऑफिस जाते हैं, मान लीजिए तनख्वाह 1.5 लाख रुपए है एग्जाम्पल के तौर पे, तो एक दिन के हिसाब से हुई 5,000 रुपए। अब अगर एक साल में 5 दिन आपके जाम में वेस्ट हो गए तो आपको कितना नुकसान हुआ? 5 दिन के हिसाब से 25,000 रुपए हो गया। ये कोई छोटी रकम नहीं होती। इसमें आप अच्छी कंपनी का मोबाइल फ़ोन या अच्छा टीवी खरीद सकते हैं, वॉशिंग मशीन भी आ जाएगी, या फिर बच्चों के लिए कंप्यूटर सिस्टम वगैरह तो आजकल आ ही जाता है। पब्लिक इंटरेस्ट में आपका ख्याल रखना हमारा फर्ज है, इसीलिए कोई भी जानकारी मिस मत करिएगा। वैसे ये एक मोटा मोटी अंदाजा है आपके पर्सनल नुकसान का, लेकिन जाम के आपके नुकसान की कुछ और रिपोर्ट्स भी हमारे पास हैं।
भारत में ईंधन खर्च पर रोजाना 960 करोड़ रुपए बर्बाद हो जाते हैं। ट्रैफिक जाम में पैसा कितना बर्बाद होता है, अब ये भी जान लीजिए। जाम की वजह से एक गाड़ी में 20% ज्यादा फ्यूल लगता है। कोई भी फ्यूल आप यूज करते हैं ज्यादा लगता है। इसे ऐसे समझिए, अब 20 किलोमीटर की नॉर्मल दूरी के लिए आपको मान लीजिए 107 रुपए खर्च आएगा उस पर। मान ले कि आप हर हफ्ते में 6 बार जाम में फंसे तो नॉर्मल खर्च की तुलना में 108 रुपए ज्यादा लगेंगे। इसका मतलब हर महीने 432 रुपए हुए और हर साल 5000 रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे आपको। अब ये तो आपकी जेब की बात हुई, लेकिन जाम से देश की जीडीपी को बट्टा कैसे लगता है, यह भी आपको समझना चाहिए, बहुत जरूरी है। बेंगलुरु जाम में सबसे आगे है, लेकिन जाम से आर्थिक नुकसान के मामले में दिल्ली पहले नंबर पर है। यहां ट्रैफिक जाम की वजह से 79,665 करोड़ रुपए का सालाना नुकसान होता है। कितना बड़ा आंकड़ा है। इसी तरह मुंबई शहर को ट्रैफिक कंजेशन, टाइम और फ्यूल लॉस की वजह से 39,833 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। साल भर में ट्रैफिक जाम से बेंगलुरु की जीडीपी को 19,725 करोड़ का लॉस होता है, जबकि कोलकाता शहर के सालाना 16,348 करोड़ रुपए जाम की भेंट चढ़ जाते हैं। अब इन 4 शहरों का ही ये आंकड़ा मिला लें तो ट्रैफिक जाम की वजह से जीडीपी के 1.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया और होता है। अब खुद सोचिए आप कि पूरे देश का कितना सारा पैसा सड़क पर जाम में फंसे फंसे लोगों के कारण स्वाह हो जाता है। सवाल है, इसके लिए सरकार क्या करती है? क्या नेताओं को जनता का ये दर्द महसूस होता है? हमें तो होता है। हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात करते हैं, लेकिन आप दिल्ली को ही एग्जाम्पल ले लो, हमारे देश का कैपिटल है। मुझे लगता है आधा दिन तो हमारा ट्रैफिक में गुजर जाता है। इसके लिए सरकार का क्या प्लान है? उसी में एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन आज तक पैदल चलने वालों का, साइकिल चलाने वालों का और ट्रैफिक का समाधान नहीं निकला। सबसे पहले तो मुझे लगता है ट्रैफिक पुलिस को दुरुस्त करना चाहिए, और सड़क पे जब चलना ही है तो रुक क्यों जाते हैं लोग अचानक से, कोई गाड़ी इधर से कोई उधर से। तो इसके लिए स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने चाहिए, सीसीटीवी कैमरा हर जगह लगाना चाहिए, उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए प्रॉपर, ताकि लोग डरे और कोई गलत तरीके से ना चले। मुझे लगता है ट्रैफिक पुलिस का रोल इसमें अहम है। आप देखिए पिछले 10 वर्षों में जितना अर्बन डेवलपमेंट के ऊपर काम हुआ है, रूरल में तो हुआ ही, अर्बन में हुआ है, उसमें रोड जो है सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। बहुत सारे फ्लाईओवर्स बनाए गए हैं, रैपिड ट्रेन चलाई गई है, मेट्रो चलाई गए हैं। जो अर्बन कनेक्टिविटी है उसको बेहतर किया जा रहा है ताकि लोगों को इस जाम में ना फंसना पड़े। ये सही है कि बीते कुछ सालों में देश की आबादी बढ़ी है और उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ। अब धीरे धीरे इस दिशा में काम हो रहा है, हाईवे, फ्लाईओवर, सी लिंक बन रहे हैं। लेकिन यह भी सही है कि ऐसे मुद्दे उठाने के लिए आमतौर पर किसी के पास वक्त नहीं होता। नेताओं ने बयान दिया, एक दूसरे पर आरोप लगाया और हो गया मसला दफन। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि जाम एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे देश में। 2019 की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्रैफिक जाम से दिल्ली को जितना नुकसान होता है, अगर उसे बचा लिया जाए तो 15 साल तक मेट्रो का सफर फ्री हो सकता है। 2023 की अमेरिका की एक स्टडी में कहा गया है कि ट्रैफिक जाम में फंसने वाले लोगों को ब्लड प्रेशर बढ़ने की परेशानी हो रही है। अखबार और वेबसाइट जाम की रिसर्च से भरे पड़े हैं। नई नई स्टडीज, साइंटिफिक डेटा, सब कुछ रिलीज हो रहा है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमारी सरकारों को भी दिखाना होगा। स्टेट हो या सेंटर, सबको मिलकर इस दिशा में काम करने की जरूरत है। ऐसे तरीके निकालने चाहिए, ऐसे तरीके निकालने की जरूरत है जिससे जाम आपकी जिंदगी का हिस्सा ना बने और आप अपना बेशकीमती वक्त जाम की बजाय काम में और फिर अपने घर वालों के साथ बिताएं। वैसे जिंदगी का बेशकीमती वक्त तो हरदा के वो बशिंदे भी अपनों के साथ बिताना चाहते थे, जिनकी सांसें मौत के धमाके ने छीन ली। धमाकों की आग तो बुझ गई, लेकिन 24 घंटे बाद भी मध्य प्रदेश के हरदा में मातम पसरा हुआ है। बमकांड की जांच में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों फैक्ट्री के मालिक हैं। लेकिन सवाल है, 11 लोगों की मौत का मुजरिम आखिर है कौन?
मध्य प्रदेश में मौत की और कितनी फैक्ट्रियां धड़ल्ले से चल रही हैं, आज पब्लिक इंटरेस्ट में हरदा कांड पर सबसे बड़ा खुलासा करेंगे। आग में जल गया मेरा बड़ा बेटा, 4 बच्चा, उनको कौन पालेगा रे भैया। बड़ा बहू बेटा 2 ही शांत हो गए, 4 बच्चे, 1 छोरा 3 छोरी है। मौत का बारूद फटा, घर घर दर्द बंटा। हरदा में मातम है, गम है, गुस्सा है, सिस्टम पर सवाल है। शोक लहर चली, सवालों की बौछार हुई, शासन की नींद टूटी तो मुजरिम पकड़े गए। सिस्टम खुद अपनी पीठ थपथपाने लगा। और स्पॉट का इंस्पेक्शन करने के बाद जो टीम हमने गठित की है वो जो रिकमेंड करेगी, निश्चित रूप से ठोस कार्रवाई ऐसी होगी कि लोग याद रखेंगे। सब कंट्रोल करने की मुनादी हुई। सीएम, डीएम, एसपी, डीएसपी सब बेफिक्र हो गए, लेकिन बेबसी के आंसू सूखे नहीं, थमे नहीं। मैं समझ लो कि वो ब्लास्ट ऐसा था कि हमारा दिल दहलता अभी भी वो बातें याद करके कि बात ही नहीं कर सकते। गम का दरिया देख चुका सिस्टम आज कान खोलकर सुन ले, पब्लिक इंटरेस्ट जरूर देख ले। हरदा में मौत का अवैध बारूद अब भी जिंदा है। हरदा में बारूदी मौत के और कितने लाइसेंस एक्टिव हैं? क्या हरदा धमाके झांकी भर हैं? क्या इससे भी कोई बड़ी तबाही बाकी है? जनहित में इन्हीं सवालों की पड़ताल जरूरी थी, क्योंकि सवाल हजारों जिंदगियों का है जिन पर बारूदी बारिश का खतरा अब भी मंडरा रहा है। इसीलिए 24 घंटे पहले जो बैरागढ़ गांव बारूद की भट्टी बना, उस हरदा में एक्टिव खुफिया बारूद लोग को बेनकाब करना बहुत जरूरी था। पहली मंजिल हमारी आंखों के सामने थी। बारूदी फैक्ट्री नंबर 1, लोकेशन रेहटा गांव, हरदा, लाइसेंस नंबर LE 502/2019, लाइसेंसधारी सोमेश नंदलाल अग्रवाल, क्षमता 1500 किलोग्राम। बारूदी बैरागढ़ से महज 2 किलोमीटर दूर के फासले पर यह हरदा का रेहटा खुर्द गांव है। जमीन पर कई टन बारूद बिछा है। खेतों में सैकड़ों किलो पटाखे सूख रहे हैं। बाहर पटाखों का अंबार लगा है। अंदर चलिए। बारूद से भरी बोरियां हैं। पटाखे बनाने का कच्चा मटेरियल है, लेकिन ना सिस्टम को इसकी भनक है और ना पुलिस को, और जिन्हें है वो डर डर कर जी रहे हैं। ये राजू अग्रवाल की फैक्ट्री है, और जो अभी हरदा के अंदर कल जो धमाका हुआ था ना, ये उसी की फैक्ट्री है। दूसरी फैक्ट्री है उसकी है, और ये फैक्ट्री अपने गांव से बहुत नजदीक लगी हुई है। और यहाँ पे किसानों को खेत भी बाजू से लगे हुए हैं, और यहाँ पर मासूम बच्चों से भी काम कराया जाता है, और मासूम परिवार सहित यहाँ रहा भी जाता है। इसके जिम्मेदार फिर कौन होगा? हम यही पूछ रहे हैं कि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होगा, और अभी देखा जाए तो ये बिजली के खंभे के नीचे ही फटाके सूख रहे हैं। अगर ये शॉर्ट सर्किट हुआ, धमाका हुआ, तो इसके जिम्मेदार कौन रहेगा? रहेटा गांव के बाशिंदे बारूद के ढेर पर बैठे हैं। कैसे? इसका एक और सबूत देखिए। वैसे तो पटाखा फैक्ट्री में किसी भी ज्वलनशील पदार्थ को ले जाने पर पाबंदी होती है, लेकिन अग्रवाल बंधुओं की बारूदी फैक्ट्री में उसके बनाए नियम चलते हैं। लिहाजा जहां पटाखों का गोदाम है, वहीं चूल्हा जलता है, वहीं रोटी पकती है। ऐसा नहीं है कि गांव में कभी आवाज नहीं उठी। इस लेटर पर गौर कीजिए। शिकायत पत्र सूबे के सीएम के नाम है। गांव पंचायत मोहर सब कुछ है। गुहार लगाई गई, साहब बेमौत मौत से बचाइए, लेकिन क्या एक्शन हुआ? 6 साल हो गए साहब। ये चलते चलते जब भी होता है तो सील सामने से लगा देते हैं, पिछवाड़े के दरवाजे से काम चालू रहता है, और बोलते हैं नहीं वो तो सब हो जाता है, सब कर देते हैं। कितने वर्षों से ये पटाखे का कारखाना चल रहा है? यहाँ तो 6-7 साल हो गए सर। 6 साल हो गए ये नहीं, 6-7 साल। मजदूर काम करते हैं यहाँ तो 1000 आदमी। कौन सुनेगा? क्यों सुनेगा? सेटिंग का खेल है सब। अग्रवाल बंधुओं की पहुंच ऊपर तक है। गांव वालों का यही दर्द है। अग्रवाल बंधुओं का सिक्का हरदा में कितना बुलंद है और उनका बारूदी साम्राज्य कितना बड़ा है, लगे हाथ ये भी जान लीजिए। राजेश और सोमेश अग्रवाल के नाम पर पटाखा फैक्ट्री के 4 लाइसेंस हैं। इनमें से 2 300 किलोग्राम के L5 लाइसेंस हैं, जबकि 2 15 किलोग्राम के दोनों लाइसेंस 1 महीना पहले सस्पेंड हो चुके हैं। खुर्दा गांव और बैरागढ़ के अलावा हरदा में ही राजेश और सोमेश अग्रवाल की 2 और फैक्ट्रियां हैं।
इनमें रफीक खान बराबर के साझीदार हैं। बैरागढ़ ब्लास्ट के बाद तीनों आरोपी गिरफ्तार भी कर लिए गए। अग्रवाल बंधुओं पर सिस्टम मेहरबान रहा। 2009 में पटाखों की छोटी सी दुकान खोली और उसी के बूते 5 पटाखा फैक्ट्रियों का बारूदी साम्राज्य इन्होंने खड़ा कर लिया। फैक्ट्री नंबर 2 बैरागढ़, फैक्ट्री नंबर 3 कुंजरगांव, ये 2015 में खोली गई थी। इन फैक्ट्रियों में कब कब लाशें बिछी और कितने हादसे पहले हुए, आंकड़ा डराने वाला है। 2015 में पहली बार फैक्ट्री में धमाका हुआ, 2 लोगों की जान गई। 2022 में बैरागढ़ फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ, इसमें भूरा नाम के शख्स की जान चली गई। 7 साल में 13 लोगों की जान अवैध फैक्ट्रियां अब तक ले चुकी हैं। यकीनन बिना सांठगांठ, बिना सिस्टम की मिलीभगत के मौत की फैक्ट्री कभी नहीं खुल सकती। पब्लिक इंटरेस्ट में आज सिस्टम से सवाल पूछता हूं कि क्या एक्शन सिर्फ गरीबों पर ही होता है? रसूख के आगे क्या कानून के हाथ बंद जाते हैं? जनहित में यह सवाल पूछना क्यों लाजमी है? इन 2 तस्वीरों से सब समझ आ जाएगा। एक तरफ मध्य प्रदेश के जबलपुर की तस्वीर है, बात 12 जनवरी की है। गरीब के ठेले पर बुलडोजर चला, उसकी 2 वक्त की रोटी चली गई, छिन गई, मार पड़ी उस पर। ठेला तोड़ने के लिए प्रशासन से शिकायत का हवाला दिया और प्रशासन ने तोड़ दिया। ठेले वाले का कसूर क्या था? बस इतना था कि वो गरीब था और गरीबों के लिए 10 रुपए में 4 समोसे बेचा करता था। दूसरी तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं, ये हरदा के बैरागढ़ गांव की है, जहां अवैध फैक्ट्री में बम धमाके हुए, 11 लोगों की जान चली गई। मोहल्ले वालों ने जाने कितनी शिकायतें की, लेकिन सिस्टम ने यहां कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि मामला रसूखदार और पहुंच वाले आदमी से जो जुड़ा था। एक और सच जो बहुत कड़वा है, अगर शिकायतें नजरअंदाज ना होती तो हरदा कब्रिस्तान नहीं बनता। अब हादसे के बाद हरदा में कैसे हालात हैं, कलेजा कंपाने वाली कितनी चीख पुकार है, सिस्टम को देखना चाहिए और सोचना भी चाहिए, हरदा का असल गुनहगार आखिर है कौन? इस मातम को क्या नाम दूं? चीख पुकार है, हर चेहरा लाचार है, कौन पालेगा रे भैया? हर आंख में आंसू है। कोई बेटे के लिए रो रहा है, किसी का पूरा परिवार उजड़ गया, कोई यतीम हो गया। जख्म हरदा धमाके ने दिए। खंडवा इंदौर बाईपास का मंजर देखिए, पीड़ित परिवार धरने पर बैठे हैं। सीएम साहब को इसी रास्ते से हरदा पहुंचना था। दहाड़ मारकर रोती अपनी अब बीती सुनाती इस बेटी से मिली। धमाके ने इनकी पूरी दुनिया उजाड़ दी। सिर से माँ बाप का साया छिन गया। अब क्या करेंगे, कैसे जिंदगी कटेगी? मेरे को नौकरी चाहिए, मेरे पापा मम्मी दोनों शांत हो गए, हमारा कौन करेगा? हम चाह रही है भाई, हम 3 बहन है साहब, और हम तो बस कपड़े भी नहीं बचे, खाने का भी कुछ नहीं, 2 दिन से भूखे। जिस उम्र पढ़ना था, उम्र की उसी दहलीज पर 3 भाई बहनों की जिम्मेदारी कंधों पर आ गई। हरदा चलिए, जहां लोहे की ग्रिल, लोहे के शेड, टीन टपरैल धमाके नहीं सह पाए। मौत के मलबे में आंसुओं का हिसाब लेने सीएम मोहन यादव पहुंचे। विरोध के नारे बुलंद हुए, न्याय की मांग उठी। सिस्टम ने ढाढ़स बंधाया, जांच का भरोसा दिया, काम हो गया। इस अम्मा से मिलिए, उम्र 75 बरस है, सिर पर हाथ रखकर दहाड़ मार मार कर रोने को मजबूर है। पूरा परिवार खत्म हो गया। कैसे हुआ ये सुनेंगे तो रूह कांप उठेगी। कि मेरे चोरा चोरी और गया, दोबारा नहीं आया। इनको कोचिंग छोड़ के आ रहा था, बम फूटा। मुखिया सर ऊँचा दोनों शांत हो गए। 4 बच्चे हैं भैया, 3 लड़की 1 लड़का है। इतने 2 दिन से रोटी नहीं खाया मेरे बच्चा और मेरे छोरा को जला के आया। जब से पूरा नष्ट हो गया, कहीं चीज नहीं बचा। पहनने ओढ़ने से 1 जोड़ी शरीर पे कपड़े हैं, वही मंग के पहन के आया है। 2500 बार शिकायत करे। साहब पैसे लेके प्रशासन 1-2 दिन बंद कर दे, पैसे लेके और फिर चालू कर ले। हरदा में हर तरफ बर्बादी का मंजर है, टूटे फूटे घर हैं। ये करुणा राजपूत हैं, नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ आशियाना तलाश रही हैं, क्योंकि धमाके ने सर से छत छीन ली। इतने जख्म दिए जिनकी भरपाई शायद कभी ना हो पाए।
जैसे ही पहला धमाका सुना वैसे ही हम यहाँ से भागने लगे, जान बचा के गिरते पड़ते जैसे तैसे करके हमारे बच्चों को ले, कहीं के चित्रे उड़ गए हैं, वो कहीं का हाथ कहीं गिर रहा, कहीं का गर्दन कहीं गिर रही। अरुणा चश्मदीद है, अपनी आंखों के सामने उसने लोगों को मरते देखा, तड़पते देखा, सिसकते देखा, जान गंवाते देखा। पूरे मोहल्ले में ऐसा ही मातम है। ये आरती है, आंखों में आंसू हैं और चेहरे पर मातम की लकीरें। मौत की फैक्ट्री के विरोध में ये कहां कहां गई, किस किस की चौखट पर फरियाद लगाई और नतीजा क्या निकला, सिस्टम गौर से सुने। करी थी, सब मोहल्ले वाले गए थे उसके बंगले पे, चुनाव के टाइम पे उसने बोला हाँ पूरी बंद कर देंगे, पर उसने नहीं करी। पूरा सब हमारा मकान, सब रकम भाव पैसे दे ले, बिस्तर इस्तर सब कुछ नहीं रहा हमारा। शिकायतें क्यों नहीं सुनी गई, क्यों सिस्टम मौन रहा, जवाब कौन देगा? इन आंसुओं का हिसाब आखिर कौन देगा? अंधेरगर्दी देखिए, एक आदमी 2015 में जेल जाता है। अवैध पटाखा फैक्ट्री चलाने के इल्जाम लगते हैं। फैक्ट्री में धमाका होता है, एक बेगुनाह की जान चली जाती है। फैक्ट्री मालिक राजेश अग्रवाल जमानत पर बाहर आता है। अब सिस्टम की दरियादिली देखिए, धमाके के बाद दोषी को फिर बारूद के 4 लाइसेंस मिल जाते हैं। 4 लाइसेंस में से 2 लाइसेंस 1 महीने पहले रद्द हो जाते हैं। बैरागढ़ फैक्ट्री का लाइसेंस भी सस्पेंड होता है। फिर भी मालिक की सांठगांठ से फैक्ट्री चलती रहती है। सिस्टम को कोई परवाह नहीं रहती। रद्द लाइसेंस वाली फैक्ट्री में 6 फरवरी को धमाका हुआ, 11 लोगों की जान चली गई, 184 लोग अभी भी जख्मी हैं, 2 मिसिंग हैं। इतना कुछ हो गया, लेकिन आप सुनकर हैरान रह जाएंगे, हरदा में अब भी अग्रवाल कंपनी की बारूद की 2 फैक्ट्रियां चल रही हैं। मौत हुई, कई घरों के चिराग बुझे, तो राजेश और सोमेश अग्रवाल के साथ रफीक खान को गिरफ्तार कर लिया। अब दलीलें दी जा रही हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा साहब, हर आंसू का हिसाब लेंगे, वगैरह वगैरह। मैं सिस्टम से एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या गरीबों की जिंदगी का कोई मोल नहीं होता? क्या उन्हें जीने का कोई हक नहीं? क्यों उनकी फरियादों को अनसुना किया जाता है? और क्यों राजेश अग्रवाल जैसे लोगों को बेधड़क होकर मौत के लाइसेंस बांटे जाते हैं? एक और बात, आप भी अपने आस पड़ोस में झांकिए और ऐसी कोई फैक्ट्री हो तो सरकार को जरूर बताइए, और कार्रवाई ना हो तो पब्लिक इंटरेस्ट में हमें बताएं, क्योंकि सवाल जनहित का है। इसीलिए हम बेबाकी से पूछेंगे, जब भी ऐसा कुछ होगा हम आपकी आवाज बनेंगे। महानगर की तरफ चलते हैं। मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का नाम तो आपने सुना ही होगा। बहुत खूबसूरत बना है, सुविधाओं के हिसाब से भी बहुत भरपूर है, लेकिन इन सुविधाओं को पलीता लगाया जा रहा है। हाल ही में रेलवे ने छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर स्टेट ऑफ द आर्ट वॉशरूम बनाए थे, बहुत शानदार थे, लेकिन आज चर्चा अच्छे और सुविधाओं वाले टॉयलेट वाले इस काम के लिए नहीं हो रही है। इन टॉयलेट में हुई लाखों की चोरी के लिए हो रही है। रेलवे स्टेशन के टॉयलेट में यह ओछी हरकत किसने की? यात्रियों ने, चोरों ने, या फिर रेलवे के संविदा कर्मचारियों ने? जांच होगी, हो सकता है आरोपी पकड़े भी जाए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, जनता की सुविधाओं के लिए खर्च होने वाले सरकारी पैसे की इस चोरी से कब बाज आएंगे हम? हम भारत के लोग सरकारी सिस्टम को कोसने का कोई मौका नहीं गंवाते हैं, लेकिन जब हमें मौका मिलता है तब सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं को पलीता लगाने से भी नहीं चूकते हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की है। यहाँ पिछले 3 दिनों में करीब 1,20,000 रुपए से ज्यादा की टोंटियां चोरी हो गई। वॉश बेसिन की टोंटी, टॉयलेट सीट के कवर, यूरिनल की पाइप, दीवार पर लगी टोंटी। चोरों के जो भी हाथ लगा सब उखाड़ कर ले गए। अब इल्जाम किस पर लगाएं? यात्रियों पर
चोरों पर या उन नशेड़ी गंजेड़ियों पर जो रेलवे स्टेशन को ही अपना घर समझते हैं। लेकिन सवाल है, अपने घर में भी चोरी कौन करता है? इसमें 10 से 12 के करीब करीब टोटियाँ गायब हुई हैं। साथ ही जो हैंड प्रेशर पंप्स होते हैं वो गायब हुए हैं। साथ ही साथ में जो ट्रैप पॉइंट्स होते हैं, बकेट के ट्रैप्स होते हैं, वो गायब हुए हैं। और बाकी भी छोटी छोटी प्लम्बिंग से रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स हैं वो गायब हुई हैं। इसमें जिससे कि ये अंदाज़ा आ सकता है कि जिसने भी ये किया है, जिस अकेले व्यक्ति ने या गिरोह ने ये किया है, उनमें ये हो सकता है कि बंदा सैनिटरी वेयर्स का काम करने वाला या प्लम्बिंग का काम करने वाला, उसका जानकार कोई व्यक्ति हो सकता है। रेलवे ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर हाल ही में स्टेट ऑफ द आर्ट नए एसी टॉयलेट बनवाए थे। चोरों ने जेट स्प्रे, बोतल जाल और स्टॉप कॉक तक निकाल लिए। 5 स्टार व्यवस्था की गई थी कि यहाँ के यात्रियों के लिए अच्छी टॉयलेट सुविधा दी जाए। नया ये टॉयलेट्स ये यहाँ पर बनाया गया था, लेकिन यहाँ पे चोरों ने करीब 1,20,000 का जो यहाँ पर सामान लगा था वो गायब कर दिया। देखिए, इसे भी निकालने की कोशिश की गई, लेकिन मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं कि और भी यहाँ जो सामान लगे थे टॉयलेट्स में किस तरह से गायब हो गए हैं। देखिए, यहाँ पे देखिए कि ये तस्वीरें आप देखिए कि यहाँ पे ये जो लगा हुआ ये सारे सामान यहाँ से खोल कर निकाल दिए गए हैं और ये पूरे सामान चोरों ने चोरी कर लिया है। तो इस तरह की जो तस्वीरें हैं पूरे टॉयलेट्स में देखने को मिल रही। यहाँ पर जी आप देखिए कि जहाँ पर ये हाथ धोने के लिए बनाया गया, यहाँ पर इसकी जो ये टोटी लगी हुई थी, नल लगे हुए थे, वो सारे यहाँ से गायब हो गए हैं। चोरों ने कुछ टोंटियों को बख्श भी दिया, हो सकता है उन्हें उखाड़ ना पाए हों। देश इन तस्वीरों को देखकर शर्मसार है, इसीलिए पटियाल का सिस्टम से सवाल है। जब ये चोरी हो रही थी तब सिस्टम कहां सो रहा था? ट्रेन के टॉयलेट के डिब्बे तो चेन से बांध दिए जाते हैं, तो एसी टॉयलेट की सुरक्षा को जरूरी क्यों नहीं समझा गया? जो टोंटी चुरा सकता है वो बम भी तो लगा सकता है। 26/11 के आतंकी हमले के बावजूद सीएसटी की सुरक्षा में चूक। चोरी वाली जगह पर सीसीटीवी क्यों नहीं? सवाल बहुत हैं, लेकिन जवाब रेलवे के पास भी नहीं है। जीआरपी ने तो कह दिया मामले की जांच की जा रही है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, आरोपियों को पकड़ने के लिए 2 टीमें भी बना दी गई हैं, एक गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इतनी सुविधा अच्छा रेलवे प्रशासन कर रही है, ये सब जनता के लिए कर रही है, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। प्रशासन ही चोरी कराता है, प्रशासन जो है ना वही चोरी कराता है, और आदमी कैसे घुस के चोरी कर लेगा उसमें। और जो ये काम किया ना, सबसे गंदा काम किया उसने, कि अपने लिए बनाया, अपने खुद के लिए सुविधा दी है प्रशासन। ये नई बात थोड़ी है अपने देश में चोरी तो होती ही रही है। हम टैक्स पे कर रहे हैं, क्या हो रहा है, इसका क्या हिसाब किताब है? रेलवे का रनिंग रूम, महिला टॉयलेट या फिर प्राइवेट टॉयलेट, हर जगह चोर धावा बोल रहे हैं और रेलवे का सिस्टम कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। जब सिस्टम जागेगा, हो सकता है तब तक सब उजड़ जाए। ट्रेन में रेलवे के सामान की चोरी और स्टेशन पर टूट फूट से रेलवे को बहुत भारी नुकसान होता है, लेकिन यात्रियों की सुविधा का ख्याल रखने के लिए रेलवे खर्चा भी जमकर करता है, खूब करता है। यात्री सुविधाओं पर खर्च करने के लिए रेलवे का साल 2023-24 का बजट 13,355 करोड़ रुपए है। इसमें रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर को मिलने वाली फ्री वाईफाई, वेटिंग रूम, टॉयलेट और बेंच जैसी सुविधाएं शामिल हैं। रेलवे ने साल 2018 में एक आंकड़ा जारी किया था, उसके मुताबिक ट्रेनों में 1,95,000 तौलिए, 81,000 चादर, 55,000 से ज्यादा तकिए, कवर वगैरह मिलाकर 7,000 कंबल, 200 मग, 300 फ्लश पाइप और 1,000 से ज्यादा टोंटी चोरी हो गई। एक और दिलचस्प आंकड़ा आपको बताता हूं। लोग रेलवे स्टेशन पर बड़ी आसानी से पान, गुटखा ये सब थूक देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा घर है। क्या आप जानते हैं इस गंदगी को साफ करने के लिए हर साल तकरीबन 1,200 करोड़ रुपए रेलवे को खर्च करने पड़ते हैं। आया समझ? साल 2022 में जीआरपी ने ट्रेनों में चोरी के 46,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए थे। एक्सप्रेस ट्रेनों में एलईडी स्क्रीन तोड़ दिए जाते हैं, हेडफोन चोरी कर लिए जाते हैं। ऐसे कैसे चलेगा? हमने एक स्टेशन का जिक्र किया, लेकिन यह घटना हर उस स्टेशन के टॉयलेट पर घटती है जहां अच्छे बंदोबस्त होते हैं।
सरकार जनता की सुविधा के लिए इतने अच्छे अच्छे इंतजाम करती है, तो हमारी इन सुविधाओं को पलीता लगाने वालों का कॉलर पकड़ने की हिम्मत क्यों नहीं आती हमें? कौन पकड़ेगा? सिस्टम कहां ढीला है? आप सोचिए, और इस व्यवस्था को दुरुस्त करने में आपका योगदान भी चाहिए। एक और बात, बहुत गौर से सुनिएगा, जो नलके उखाड़ सकते हैं वो बम भी लगा सकते हैं। और क्योंकि टॉयलेट में कभी भी सीसीटीवी कैमरा इस्तेमाल नहीं होते हैं, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से भी ऐसे चोरों को सलाखों के पीछे कान पकड़कर पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। सिस्टम भी जागे, हम भी जागेंगे, वरना कोई बड़ी घटना हमारे दरवाजे पर दस्तक दे देगी। आपको बेंगलुरु की सिया गोदिका से मिलवाते हैं। सिया गोदिका अभी महज 17 साल की हैं, लेकिन सिया के अचीवमेंट की पूरी दुनिया कायल हो गई है। दरअसल सिया गोदिका ने साइंस का ऑस्कर कहे जाने वाला ब्रेक थ्रू जूनियर चैलेंज जीत लिया है। सिया को पुरस्कार राशि के तौर पर 3 करोड़ 31 लाख रुपए मिले हैं। अब आप सब सोच रहे होंगे कि ये कैसा चैलेंज था जिसे जीतने पर 17 साल की सिया को इतनी मोटी रकम मिल गई। चलिए आपको ये भी समझा देते हैं कि ये करिश्मा उसने कैसे किया। ब्रेक थ्रू जूनियर चैलेंज एक इंटरनेशनल साइंस वीडियो कंपटीशन है। इसमें शामिल पार्टिसिपेंट्स को साइंस से जुड़े अलग अलग सब्जेक्ट्स पर वीडियो बनाने होते हैं। सिया गोदिका ने सेल्यूलर एज रिवर्सल पर एक वीडियो बनाया था। सिया का वीडियो जीन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और स्टेम सेल पर आधारित था। सिया ने अपने वीडियो में साल 2013 के ब्रेक थ्रू और नोबेल पुरस्कार विजेता शिन्या यामानाका द्वारा सेल्यूलर प्रोग्रामिंग पर की गई खोज को समझाया था। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था ये, इसीलिए प्रतियोगिता में इस साल 2000 से ज्यादा प्रतियोगी शामिल हुए। और ब्रेक थ्रू जूनियर चैलेंज का मकसद क्या था ये भी आपको बताते हैं। युवाओं में लाइफ साइंस और फिजिक्स को लेकर जिस तरह से क्रिएटिव थिंकिंग और कम्युनिकेशन स्किल को मजबूत करना है, गूगल के को फाउंडर सर्गेई ब्रिन और फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग ब्रेक थ्रू जूनियर चैलेंज से जुड़े हुए हैं। ये इसकी खास बात यह है। इसीलिए कई माता पिता वैसे ये भी सोचते हैं कि अपने बच्चों को बचपन से ही सोशल मीडिया पर प्रमोट करें। लोग वीडियो देखते हैं, चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, बच्चा प्रमोट होता है और पैसे भी मिलते हैं। अच्छी बात है, टैलेंट है तो ज़रूर करना चाहिए ऐसा, क्योंकि उससे अगर कमाई होती हो तो किसको नुकसान होता है। मगर अगर बच्चे टैलेंटेड हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो फिर पढ़ लिख कर भी बना जा सकता है, जैसे सिया बनी। कर्नाटक और तेलंगाना के बीच एक मूर्ति को लेकर विवाद हो गया है। पुल की खुदाई के दौरान नदी से 2 सामी की मूर्तियां मिली हैं। ये मूर्तियां चक्रधारी विष्णु के दशावतार की हैं। मूर्तियों की जानकारी मिलने के बाद पुरातत्व विभाग के अधिकारी मूर्तियों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। मूर्तियों की जांच की गई। कर्नाटक के लोगों का दावा है कि विष्णु की मूर्ति उनकी है, लेकिन तेलंगाना का दावा है कि ये दशावतार विष्णु की मूर्ति उनकी है। ये चालुक्य काल की बनी हुई है, जिसका समय 11वीं शताब्दी है। अब इस मूर्तियों की अच्छी खबर के साथ और दोनों राज्यों के झगड़े के साथ मैं आपको छोड़कर जा रहा हूं। कल रात 9 बजे पब्लिक इंटरेस्ट में फिर आपसे मुलाकात होगी। लेकिन अब खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाने के लिए स्टूडियो में मेरी सहयोगी शिरीन पहुंच चुकी हैं। मुझे दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि।